नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। जब बात रेलवे अधिकारियों की आती है या जब बात हम किसी रेलवे अधिकारी से करते हैं या उनके कामों की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है कि शायद हो सकता है कि रेलवे अधिकारी ट्रेनों को संचालित करते होंगे, कहीं बत्ती दिखाते होंगे या फिर झंडा दिखाते होंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि रेलवे अधिकारी उससे इतर भी काम करते हैं और साहित्यकार भी होते हैं और लेखन का कार्य बहुत बाखूबी बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स जो मौजूद हैं, मुकुल कुमार जी, ये रेलवे में ऑफिसर भी हैं और दूसरी चीज़ साहित्यकार भी हैं। एक सवाल, पहला तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। और कहा जाता है कि जो प्रशासक होता है उसकी ज़िंदगी और एक साहित्यकार जो होता है उसकी ज़िंदगी, दोनों में बहुत अंतर होते हैं। एक प्रशासक बहुत बिजी होता है और एक लेखक जो होता है उसको सुकून चाहिए, टाइम चाहिए। तो कैसे मैनेज होता है ये सब चीज़ें? पैशन जिसको हम कहते हैं तो वो अपना रास्ता, मेरा मानना है, खुद ब खुद बना लेता है। और ये आपके कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ होती है। ये एक ऐसा कोई भी कला जो होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है, मेरा मानना है। इस चीज़ को मैं महसूस भी कर पाता हूँ। मेरा मानना है कि वो एक तरह का जुनून होता है आपके अंदर और वो अपना रास्ता खुद ब खुद बनाता है। और टाइम मैनेजमेंट जो आपने सही बोला, ये एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है, क्योंकि मैं एक जॉब में हूँ और प्रोफेशन और पैशन के बीच का रास्ता निकालना कभी कभी चैलेंजिंग होता है। लेकिन आप विश्वास मानिए, ये जो रास्ता बनाने की जो जद्दोजहद है ये भी बड़ी सुखदाई होती है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप जॉब में बिज़ी रहते हैं तो एक बड़ा एक एक्साइटमेंट अंदर से एक अंदर से बहुत एक्साइटमेंट रहता है, उत्तेजना रहती है कि अरे हम इसके बाद भी मेरे पास कुछ बहुत अच्छा करने को है। तो जो भी खाली समय बचता है वो अपने आप ही वो खाली समय चला जाता है अपने साहित्य की साधना। 1997 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन लेखन कहा जाए तो कहाँ से, कब से शुरुआत होती है, किससे प्रभावित होकर लिखना शुरू करते हैं? लेखन जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे लेके जाती है वापस, मुझे याद है कि इवन जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो भी मैं कुछ जो कविताएं होती थीं उनको मैं लिखता रहता था और वो बड़ी पर्सनलाइज होती थी, उनको मैं खुद अपने तक सीमित रखता था। तो ये लिखने की जो प्रवृत्ति है ये तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही फॉर्मेटिव ईयर, जहाँ तक मेरी याददाश्त लेके वापस जाती है मुझे, बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ से था। लेकिन होता क्या है कि जब आप जब आप कोई कार्य करते हैं, स्पेशली ये जो कला और साहित्य का काम है, तो बड़ा टाइम लगता है आपको कॉन्फिडेंस आपको गैदर करने में और ये चीज़ डिसाइड करने में कि अच्छा, मेरी लेखनी में वो दम है, मेरे लेखन में वो आकर्षण है जो हम लोगों तक लेके जा सकते हैं। तो मैं लिखता रहा और धीरे धीरे, और घर पे एक बड़ा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि कोई अगर आपको कुदरत से कोई अगर आपको टैलेंट मिलता है तो उसको नर्चर करने के लिए, उसकी सही ग्रूमिंग के लिए एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है। और मैं लकी रहा, हमारे पिताजी वो इंग्लिश साहित्य के अध्यापक थे और उनकी वजह से जो घर पे मुझे परिवेश मिला, तो वो जो मेरे अंदर था, साहित्यकार जो मेरे अंदर था, उसको पनपने का और उसको आगे बढ़ने का जो मौका है वो बहुत अच्छे से मिल गया। और इस तरह से मैं लिखता रहा। और हमारे जो पिताजी थे वो मैं यूँ कहूँ कि हमारा जो भी लेखन होता था उसके पहले पाठक वो होते थे। तो उनसे जब कोई अक्लेम आता था और उनसे कोई अगर अप्रिशिएशन आता था तो वाकई उसमें लगता था कि हाँ, उसका इतना वेट है, उसका कोई मायने है और हम इसको पब्लिक में लेके जा सकते हैं। तो इस तरह मैं लिखता रहा। कविताओं से मेरी साहित्यिक यात्रा जो है वो फिर कविता से शुरू हुई थी। और जो भी मैंने अपने यंग डेज से लेकर के 2012 तक सर्विस में आने के, ऑलमोस्ट 97 में मैं सर्विस में आया और 2012 का समय था, उस समय तक की जितनी मेरी लेखनी थी उसको मैंने फिनिश करके, उसको थोड़ा एडिट करके, उसको थोड़ा इस रूप में ला करके कि हाँ, ये एक कविता की शक्ल ले सके। उसके बाद मैंने पब्लिश किया 2012 में हमारा पहला, जो इरिप्रेसिबल इकोज़ नाम से हमारा पहला कविता का संग्रह प्रकाशित हुआ था। कविता लिखने के लिए एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, और क्योंकि कविता को आप कम शब्दों में बहुत कुछ आप लिखना चाहते हैं, बहुत कुछ उसमें बताना चाहते हैं, लेकिन आपके पास
काम करते वक्त क्या चुनौतियाँ रही उन कविताओं को लिखने के लिए, क्योंकि बेहतरीन कविताएं हैं, मैंने पढ़ा था जी। और एक से एक जो समाज में एक स्वतंत्र टाइप की कविताएं हैं, देखा जाए तो उसमें तमाम तरह की चीज़ें भी मौजूद हैं जो समाज में हो, पॉलिटिकली थोड़ी बहुत टच भी आती है, कश्मीर के भी चीज़ें हैं, इमरजेंसी हैं, तमाम बातें हैं उसमें। तो क्या कविता, जैसे मैं एक उपन्यासकार भी हूँ, तो कविता और उपन्यास का मैं इस प्रश्न का कि उत्तर देने के पहले मैं ये डिफरेंस बताऊं। ये डिफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूं कि कविता कैसे जो है वो अलग है बाकी किसी भी जॉनर से। तो उपन्यास में क्या होता है कि आपके अंदर अगर स्टोरी है भी, आपके अंदर कुछ चीज़ कहने की अगर आपको लालसा है कि मैं ये चीज़ हमारे पास कहने को है, लोगों तक पहुंचाऊं, उसके लिए टाइम बहुत चाहिए होता है। आपको क्राफ्ट डेवलप करना पड़ता है, आपको स्टोरी डेवलप करनी पड़ती है, आपको उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहना पड़ता है। कविता के साथ एक एडवांटेज ये रहा जो मैंने देखा कि कविता बड़ी स्पॉन्टेनियस चीज़ होती है। वो एक हवा के झोंके की तरह आती है, आपको अपने में समाहित करती है और वो खुद अपने आप को लिखवा लेती है आपसे। तो ये जो मैं कहूँ कि हाँ, ये जद्दोजहद के बाद भी कविता कैसे आती रही, और ये जो आपका खाली समय होता है, आपका दिमाग तो कहीं ना कहीं जब पैशन है, आपकी आत्मा से चीज़ जुड़ी है, तो वो आपके अंदर रहेगी, पकती है, वो आपके अंदर रहती है, पकती रहती है, और एक समय आता है जब वो खुद ही अपने आप को अभिव्यक्त करा लेती है आपसे। और खाली समय तो भाई आप कितने भी बिजी प्रोफेशन में है, थोड़ा बहुत समय तो आपको मिलता ही है। प्राइवेट वर्ल्ड, स्पेशली रात का जो समय होता है, जब आप अपने बेड पर फाइनली रिटायर करते हैं, उस समय बड़ा इमेजिनेशन, आपकी कल्पना जो है वो पूरे के मतलब पूरे एक अपने चरमोत्कर्ष पे होती है, और वो बड़ा सही समय रहता है कि भाई अगर आप अपने अभिव्यक्ति को आप ला सकें पन्नों पे। जैसे यंग जनरेशन है वो तमाम अच्छे लिख भी रहे हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे आपने ही कहा कि कविता जो है हवा की तरह आती है, लेकिन ऐसा देखा जाए कि 2 लाइन के बाद तीसरे लाइन के लिए जद्दोजहद करना पड़ जाता है। हाँ, ये ऐसा हम लोग के साथ भी होता है। अब तो मैं तो हमारी 2 कविता के संग्रह आ गए, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि कोई थॉट आता है, कोई विचार आया और वो पूर्ण अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा बहुत, जैसे मैं अगर बोलूं कि 10 कविता मैंने लिखी हो, तो उसमें ऑलमोस्ट 2 कविता ऐसी होती है जो अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाती है। ये तो लिखने के प्रोसेस है का जो एक पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत ही मैजिकल होता है कि कभी कभी अचानक से जो आया कुछ आपके अंदर विचार, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेडीमेड बना बनाया वो आपके पन्ने पर आता है। वो बड़ा सुखदायी मोमेंट होता है। और एक चीज़ और मैं इस बारे में बताऊँगा कि कभी कभी जैसे आपने बोला कि कोई अधूरी यात्रा, किसी विचार की यात्रा अधूरी रह जाती है, वो कभी मैंने देखा बहुत बार कि महीनों बाद वो विचार जो है वो आगे चल पड़ता है और वो भी एक कविता की शक्ल ले लेता है। आप उपन्यास, आपके 2 उपन्यास आए हैं, 2 कविता की किताबें हैं। एक एज अ बॉय बिकम यंग, यानी अगर गांव, एज बॉयज बिकम मैन, यानी अगर गांव की भाषा में कहें तो बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। हाँ, तो इसका क्या थीम था, क्या कहाँ से थीम आई और किसको? ये कहीं ना कहीं ये जो किताब थी वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं इसका बड़ा गूढ़ संबंध रहा है। और ये उन दिनों की कहानी है जिस समय मैं भी एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट था और सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट था। और ये प्रिपरेशन के थीम, बेसिकली जो स्टोरी लाइन है वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित है, लेकिन ये बड़ी एक तरह की मल्टी लेयर्ड किताब है। इसमें काफ़ी परतें हैं और इसमें इतिहास है, दर्शन है और मैथोलॉजी है। ये सब जो है समाहित किया हुआ है। तो बेसिकली ये एज बॉयज़ बिकम मेन जो है वो इस तरह की किताब है। स्टोरी लाइन अलबत्ता हमारे ये बिल्कुल अपनी निजी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। यूँ कहें कि ये एक तरह का फिक्शन लिखा हुआ है बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। दूसरी आपकी किताब है कि सिडक्शन बाय ट्रूथ, यानी सच्चाई से मोह भंग हो जाना। अगर हिंदी कहें तो सच्चाई से मोह भंग नहीं, सच्चाई से मोह भंग नहीं है। सिडक्शन का मतलब होता है कि सच्चाई से आप किसी को आकर्षित करते हैं। जी हाँ, सिडक्शन का मतलब हुआ कि आप किसी को, जैसे मैन वुमन के मैंने कॉन्टेक्स्ट में है कि आप किसी को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बड़ा एक तरह का ये है, मतलब एक क्यूरोसिटी में डालती है ये जो भी इस किताब को देखता है जो फिर पाठक,
कि भाई सेडक्शन बाय ट्रूथ, कैसे सच्चाई से आप कैसे किसी को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये मैरिज को डील करती है कहीं ना कहीं। मैरिज में जो जद्दोजहद है उसको पाठकों के सामने इस किताब के थ्रू मैंने रखा है। और इसमें भी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी लेखनी में थोड़ा दर्शन की तरफ झुकाव होता है, इतिहास की तरफ झुकाव होता है, मैथोलॉजी की तरफ झुकाव होता है। तो यूँ कहें कि ये किताब भी हमारी जो है स्टोरी अलग है इसकी, शादी से और शादी के बाहर ये जो संबंध है उस थीम को, स्टोरी लाइन को लेते हुए इसमें भी जो मल्टी लेयर्ड है ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये जो स्टोरी है, और इसमें इन तीनों का ये संगम है काफ़ी। तो ये पूरा का पूरा फिक्शन है या किसी कहानी से इसको को रिलेट करके आपने लिखा? मेरा मानना है कि जो घटनाएं होती हैं वो तो काल्पनिक होती हैं, लेकिन जो आपकी सेंसिबिलिटी है, जो आपकी संवेदना है, वो कहीं ना कहीं आपका या तो पर्सनल एक्सपीरियंस है और या तो आपकी बिल्कुल आसपास में होती हुई घटनाएं हैं, वो आपको प्रभावित करती है कहीं ना कहीं। तो वो अनुभव जो है, वो अनुभव आप जो ले पाते हैं वो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यूँ कहें कि जो ईंधन मिलता है वो ईंधन तो आपकी अपनी लाइफ से मिलता है। अपनी लाइफ बोलने का मतलब कि मैंने ना भुगता हो तो मेरे आसपास कुछ घटनाएं ऐसे इमीडिएटली घट रही हैं जो कि मुझे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, मुझे प्रभावित कर रही हैं। और फिर वो जब मेरी सेंसिबिलिटी से, मेरी संवेदना से जब उसका संगम होता है तो वो कहानी का रूप ले लेता है। और उस बात को किस तरह से कहना है तो यहीं पर राइटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी कल्पना जो है उस घटना को क्रिएट कर लेती है जिस घटना के थ्रू उसको अपनी बात बतानी है। यानी सिडक्शन बाय ट्रूथ है कि वैवाहिक जीवन पर आधारित है, जिसमें एक सच से किसी को आप आकर्षित करते हैं अपने तरफ, आकर्षित करते हैं। जी। दूसरे सवाल ये है कि एक कहा जाता है कि लेखक जो होता है वो कल्पना की दीवारों पे ज़्यादातर लिखता है, लेकिन दूसरी पहलू यह भी है कि एक समय आया कि यथार्थवाद भी प्रचलन में आया। तो अब की जो कविताएं हैं, अब की जो उपन्यास हैं, वो किस पृष्ठभूमि पे, किस धरातल पे लिखे जा रहे हैं? आज जो है, जो कविता की अगर बात करें तो जो पोस्ट मॉडर्न जो पोइट्री है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बड़ी पर्सनलाइज्ड है। पर्सनलाइज्ड मतलब आदमी अपने बारे में, अपना जो जद्दोजहद है अंदर, जो आदमी के अंदर जो खौल रहा है, और ये जो आधुनिक सभ्यता से जो एक तरह का डिसइल्यूजनमेंट होता है कभी कभी, और आप चाहते हैं कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जो आपके हिसाब से चले। लेखक तो एक आदर्शवादी भी होता है कहीं ना कहीं, तो बहुत, तो वो पाता है कि चीज़ें नहीं हैं तो वो अपने उद्गार जो हैं वो कविता के रूप में। तो मॉडर्न पोइट्री, जैसे पहले जब ये कविता की शुरुआत हुई थी तो हीरोइक पोइट्री आती थी। हीरोइक पोइट्री मतलब कि आप राजा के बारे में और सैनिकों के बारे में लिखते थे, वैसी कहानी लोगों को पसंद आती थी। आज जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आज आप अपने अंदर के उद्गार को लाते हैं और उसको आप, जैसे पोइट्री को अगर यूँ कहें कि प्राइवेट वर्ल्ड को पब्लिक बनाने का जो है वो पोइट्री का मेन एम होता है। लेकिन वो जब पब्लिक में जाता है तो वो, चूँकि वो इंसान जो दूसरा पढ़ता है उसको समझता है, वो पाता है कहीं ना कहीं से उसकी वो, हम अरे ये तो हमारे भी विचार हैं, ये तो हमारे भी इमोशंस हैं, उससे वो रिलेट कर पाता है। तो वही होता है कि एक पर्सनल चीज़ कैसे यूनिवर्सल रूप ले लेती है, वो कविता उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कविता हो, उपन्यास हो, कहा जाता है कि राजनीति से बड़ा उसका गहरा संबंध रहा है। और प्रेमचंद ये भी कहा करते थे कि जो साहित्य है वो राजनीति के आगे चलने वाली मसाले, न कि पीछे चलने वाली। तो अब जैसे कविता और उपन्यास, कहानियाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? जैसे कहा जा रहा है कि एक तरफ से कविताओं को, उपन्यासों को बांधा जा रहा है, बेड़ियों से जकड़ा जा रहा है, तो आप किसको कितना सच? नहीं, मेरा मानना, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, और साहित्य जो है वो एक तरह से, मेरा मानना है कि समाज का कहीं ना कहीं से कॉन्शियस भी है, जिसको ज़मीर कहते हैं। साहित्य उन चीज़ों को, उन पहलुओं को आपके सामने रखता है, और इससे जो है समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं साहित्य से। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, या बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी रही हैं जिसमें साहित्य की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी अगर यूँ कहें कि जकड़ा जा रहा है, तो मेरा मानना है कि नहीं। अगर लेखक अगर अपने कला के प्रति अगर ईमानदार है तो, और होता है, मेरा मानना है लेखक, तो वो उस जो जंजीर है उसको, उसमें अपने आप को बंधने नहीं देता है, वो तोड़ के आगे निकलता है। और आज भी देखिए, अगर यूँ कहें कि लोग अपनी बातें जो है वो कह रहे हैं, और जो जिन चीज़ों में उनका विश्वास है वो लोगों तक लेके जा रहे हैं।
अच्छा, यंग जनरेशन जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे, मतलब एक शुरुआत करना बहुत टफ काम होता है कि किसी उपन्यास की शुरुआत कैसे करें, उसकी स्टार्टिंग हम स्टोरी भले आपके जहन में होती है, हमारे जहन में होती है, बट उसको लिख पाना, कागज़ पे उतार पाना थोड़ा सा मुश्किल हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। पहले सबसे पहली बात तो कि मैं उपन्यास लिख सकता हूँ, ये खुद को भरोसा दिलाना जो है ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और लेकिन एक बार बस वही है, मैंने जैसा आपको कहा कि पैशन, एक जुनून जो है वो अपना रास्ता बना लेता है। लेकिन अगर ये बात कहें कि हाँ इसको कैसे आगे बढ़ाना है, अगर आपके पास वाकई कुछ नया कहने को है तो आपके लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप पढ़ के ना, जो शिल्प होता है, लिखने का जो क्राफ्ट होता है, वो जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ेंगे, बड़े बड़े राइटर्स को आप पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह का टीचर का काम करते हैं। ऐसे राइटर्स की अगर आप मतलब राइटिंग्स पढ़ें, तो वैसे मेरा मानना है कि अच्छा लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक इंग्रेडिएंट तो है ही है कि आपको ये फील होना चाहिए अंदर से, वो बेचैनी महसूस होनी चाहिए कि वाकई आपके पास कुछ कहने को है, आपके पास कुछ लिखने को है। वो बेचैनी अगर है तो आप बाकी चीज़ें अपने आप ही वो आगे बढ़ आपने कहा कि बेहतर लिखने के लिए बेहतर पढ़ना चाहिए, लेकिन आजकल देखा जाए सोशल मीडिया के ज़माने में तो व्हाट्सएप और इंस्टा, ये तमाम तरह की चीज़ों की तरफ यूथ आकर्षित है। और ज़्यादातर गूगल पे हम सर्च मार लेते हैं, किताबों से हम दूर हटते जा रहे हैं। जी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को मैं भी महसूस कर पाता हूँ कि आपको कंसंट्रेशन जो है उसको भंग करने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने कहा कि फिर वो एक लेकिन ऐसा है कि वो बेचैनी अगर आपके अंदर है, तो जैसे मैंने 2 उपन्यास लिखा, और वो दोनों उपन्यास मैंने उस समय लिखा जिस समय कि ये सोशल मीडिया भी थे, सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। मैंने पाया कि जब वो आ जाता है एक बार, वो पैशन अगर आपको बिल्कुल पीक पर जाए और पीक पर जा कर के आपको प्रोसेस कर ले, आपको बिल्कुल अपने में समाहित कर ले, तो रास्ता वो बन जाता है। आप बिल्कुल छोड़ छाड़ देते हैं सारी चीज़ों को और बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो ये पूरा करना है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे जो काम पहले आसानी से हो सकता था, आपकी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मैं एकदम मतलब क्लियर कट बोलना चाहूँगा लोगों को। तो मेरा यूथ को यही मैसेज है कि अगर वो लिखना चाहते हैं वाकई, तो थोड़ा उनको अपने आप से एक तरह का मेंटल ट्रेनिंग, एक माइंड ट्रेनिंग उनको करना पड़ेगा कि इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूर करना, डिस्ट्रैक्ट करना, वो बहुत ज़रूरी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कुछ ऐसे भी एग्जांपल हैं कि जहां पर कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ पढ़ाई करनी है, वहां पर लोग क्या करते हैं कि मोबाइल को ऑफ़ कर देते हैं, आईपैड को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वो अपने आप को उस ओर मतलब लेके जा सके। ये है, बिल्कुल ये चैलेंज है और इस चैलेंज के साथ जीना है हमको। लास्ट सवाल हमारा कि लेखन और एक कुशल प्रशासक बनना, जी, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जी, लेकिन कहा जाता है ये भी कि एक जो प्रशासक, अच्छा प्रशासक होता है, वो अच्छा लेखक भी बन सकता है। जी। ये नहीं, जैसे मैंने बोला कि लेखक कोई बनता नहीं है, लेखक पैदा होता है। मेरा मानना है कि वाकई अगर आप ईमानदार हैं अपने प्रति, तो आप फैशन में आकर के लिखेंगे तो आपकी लेखनी में वो बात आ ही नहीं पाएगी जो लोगों को फिर कन्विंस कर पाएगी, लोगों को बहुत देर तक आप आकर्षित कर सकती है। तो प्रशासक बनना और लेखक, प्रशासक तो आप अपनी मेहनत करते हैं और एक इम्तिहान है, आप पास करते हैं और आप ये प्रशासक बनते हैं। लेकिन प्रशासक में भी अगर आप देखें तो अच्छा करने के लिए वहाँ भी पैशन की ज़रूरत है। अगर आप काम को अगर रूटीन में वे में करेंगे तो वो डिलीवरी, वो काम का जो आपका आउटपुट है वो उस तरह नहीं हो पाएगा जो आगे जो ऐसा ये मतलब प्रशासक काम करे जिसके अंदर पैशन है। तो आप ऐसे देखिए कि आप शुरू से मोनार्की से लेकर के आप डेमोक्रेसी तक देखिए, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ हटके काम किया है इवन प्रशासन के अंदर रह करके, उनको आप पाएंगे बड़ा पैशनेट है अपने काम के प्रति। तो प्रशासक और लेखक में कहीं कोई टकराव नहीं, यहाँ एक टकराव ज़रूर वो कभी कभी महसूस होता है, मुझे टकराव नहीं बोलेंगे कि उसके दोनों पहलू हैं कि लेखक थोड़ा इमोशनल होता है, थोड़ा सेंसिटिव होता है, ब्यूरोक्रेसी का वर्ल्ड थोड़ा इम्पर्सनल वर्ल्ड होता है, तो थोड़ा सा आपको सामंजस्य स्थापित करने में कभी कभी कठिनाई आती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो लोग इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं जैसे लेखक होते हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज़ को वो आपको उससे हटने नहीं देता है। दोनों में बहुत अंतर होता है कि जो साहित्यकार होता है वो एकदम इमोशनली हर चीज़ों को देखता है एक अलग तरीके से, और प्रशासक जो होता है उसका एकदम बिल्कुल डिफरेंट। जी, लेकिन आप ये देखिए कि उसी जहाँ मुझे याद आता है कि फिलोसोफर किंग का एक कॉन्सेप्ट था, प्लेटो ने दिया था वो ग्रीस में, कि भाई जो राजा है उसको दार्शनिक भी होना चाहिए।
तो ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ है ना, ये मुझे लगता है उससे अगर नहीं हटने दे तो लोक सेवा जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से आप कर सकते हैं, और कोई मोटिव आपका नहीं होगा, ईमानदार रहेंगे अपने काम के प्रति, आपकी इंटीग्रिटी होगी। तो वो फिलोसफर किंग वाली बात मुझे हमेशा याद आती है कि फिर एक दार्शनिक अगर देश को चलाए तो मतलब अपने आप, और दार्शनिक आदमी कोई ऐसा नहीं है कि एकेडमिकली मैं बोल रहा हूँ, दार्शनिक एक तरह का एटीट्यूड है, आपके अंदर की पर्सनालिटी है। तो जो लोग हमारे पास बहुत ऐसे रहे हैं, जो लोग एग्जाम्पल जिन्होंने सेट किया है और जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से और पैशन के साथ लोक सेवा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात। थैंक यू। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुकुल जी, जो एक कुशल लेखक भी हैं, साहित्यकार हैं, और जिनकी 2 किताबें हैं। एक है एज अ बॉय बिकम मैन और दूसरा है सीडक्शन ऑफ बाय ट्रूथ। यानी दोनों किताबें बेहतरीन हैं, आप पढ़िएगा। किताबें तो मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ उसके अलग अलग अखबारों में जाके उसके बारे में मैंने पढ़ा तो कहानी अच्छी लगी उसकी, और आप भी एक बार अगर आपको मौका मिले तो पढ़िए। और इन्होंने ये भी बताया कि जो प्रशासक होता है वो साहित्यकार हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए लिखने के लिए। आप शुरुआत कीजिए, बाकी काम आगे खुद ब खुद अच्छा और बेहतर होते चला जाता है। खैर ऐसे ही स्टोरी से, ऐसे ही साहित्यकार से, जो प्रशासक भी हैं और साहित्यकार भी हैं, उनसे हम आपको मिलवाने की कोशिश करते रहेंगे।